ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है उदयपुर में आयोजित नवे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के समापन समारोह की रेडियो रिपोर्ट। 2 दिवसीय नवा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन भारत क्षेत्र आज 22 अगस्त को उदयपुर में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में 25 राज्यों के विधान मंडलों के प्रतिनिधियों ने लोकतंत्र की मजबूती पर मंथन किया। समापन समारोह के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ और कार्यक्रम की अध्यक्षता की राजस्थान के राज्यपाल माननीय श्री कलराज मिश्र ने। आगंतुक मेहमानों का स्वागत करते हुए लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला, नवाचारों से, बेस्ट प्रैक्टिस से, चर्चा संवाद से ही हमने इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में देश में सामाजिक आर्थिक बदलाव भी किया है और देश को लोकतांत्रिक देश के रूप में एक विश्व के मार्गदर्शन भूमिका के रूप में भी स्थापित किया है। और इसीलिए बदलती परिस्थितियों में जब टेक्नोलॉजी का जमाना है और इस टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे हो, और इसीलिए भारत की अधिकतम विधानसभा अभी पेपरलेस विधानसभा हो चुकी है और अधिकतम विधानसभाओं में अपने कार्यक्रम में उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाने का महत्वपूर्ण काम किया है। लेकिन इस चर्चा संवाद के बाद हमारे विधान मंडल इस डिजिटल माध्यम से जनता की पहुंच तक पहुंचने के निर्णायक कारगर साबित होंगे। आने वाले समय में हमारी योजना है कि राज्य के विधानसभाओं के अंदर जो भी कार्रवाई होती है, जो भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर डिबेट चर्चा होती है, माननीय विधायकगण अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं, अभावों, कठिनाइयों को विधानसभा में उठाते हैं। प्रश्नकाल और अन्य उस विधानसभा के नियम प्रक्रियाओं के तहत जो सवाल उठाते हैं, जो कानून बनाने का काम होता है, उसकी पहुंच जनता तक पहुंचाएं। मुझे आज भी मैं कह सकता हूं, जो कानून चाहे राज्य में बनते हों, चाहे कानून केंद्रीय विधान मंडलों में बनते हों, उस कानून बनने के बाद वर्षों तक आम जनता को जानकारी नहीं होती कि हम जनता के लिए कानून बनाते हैं, जनता के कल्याण के लिए कानून बनाते हैं, जनता को अधिकार देने के लिए कानून बनाते हैं और एक पारदर्शिता शासन व्यवस्था लाने के लिए कानून बनाते हैं। लेकिन जिनके लिए कानून बनाते हैं, उनकी सारी डिबेट चर्चा होने के बाद भी जो उस कानून से प्रभावित है, उनको भी कानून की जानकारी नहीं होती। आने वाले समय में हम इस सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकी का उपयोग सकारात्मक दिशा के अंदर विधान मंडलों, विधानसभाएं और केंद्रीय विधान मंडलों में भी करेंगे। और जो चर्चा संवाद हुआ है, जो 2 दिन तक आपके विचार विमर्श आए हैं, उन विचार विमर्शों के निर्णयों को लेकर हम आने वाले समय के अंदर, इस 1 वर्ष के अंदर, हम जब उन विधान मंडलों में इन सारी डिजिटल तकनीकी का उपयोग करेंगे, उसके बाद हर साल समीक्षा करेंगे कि हमने जो लक्ष्य तय किए गए थे, उन लक्ष्य तक हम पहुंचे नहीं पहुंचे। दूसरा विषय जो महत्वपूर्ण है कि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से समृद्ध राष्ट्र बनाना। निश्चित रूप से जब संविधान बना था, संविधान निर्माताओं ने दुनिया के अंदर एक ऐसा संविधान बनाया जो आज मार्गदर्शक की भूमिका है, केवल 140 करोड़ जनता के लिए नहीं। आज विश्व में जहां कहीं भी
संविधान बनता है तो संविधान के अंदर जब चर्चा संवाद उस देश में होती है तो भारत के संविधान की चर्चा संवाद की जरूर चर्चा होती है। हम आजादी के बाद हमने भी कई देशों से महत्वपूर्ण सुझाव लिए, लेकिन आज दुनिया के लोकतांत्रिक देश भारत के संविधान के आधार पर, जिसमें व्यक्ति के अधिकार से लेकर समानता के अधिकार से लेकर न्याय के अधिकार से लेकर मतदान के अधिकार से लेकर एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत में खड़ी की है जहां जनता का शासन और जनता के द्वारा शासित शासन है, जहां पर पारदर्शिता चुनाव में है, जहां सत्ता का हस्तांतरण सहज रूप से हो सकता है। यह हमारी डेमोक्रेसी की ताकत है। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर जो हमारे विधान मंडल हैं, जो केंद्रीय विधान मंडल हैं, उस 75 वर्ष की यात्रा के अंदर कहीं न कहीं हमारे सदनों की गरिमा, गिरती गरिमा हमारे लिए चिंता का विषय। और इस गिरती गरिमा को, इसकी मर्यादा को, इसकी गरिमा को बनाने का काम कौन करेगा? जो सदन में बैठे जनप्रतिनिधि, उसकी जिम्मेदारी है। जनता ने जिस मनोभाव से उनको चुनकर भेजा है, उनकी जिम्मेदारी है कि वह सदनों के अंदर जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, कठिनाइयां, उनके विचारों को सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएं। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन के साथ राजस्थान के राज्यपाल माननीय श्री कलराज मिश्र संसदीय लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराओं को कायम रखने, लोकतंत्र को सशक्त करने और सुशासन के साथ मानवाधिकारों के समर्थन की दृष्टि से भी इसका अपना महत्व है। भारत चूंकि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, इसलिए यहाँ की संसदीय संस्थाओं की मजबूती की दृष्टि से भी इस संगठन की अहम भूमिका मैं अनुभव करता हूं। यहाँ उदयपुर में जो CPA का आयोजन हुआ है, उसे मैं इस रूप में बहुत विशिष्ट मानता हूं कि इसमें समसामयिक संदर्भों में लोकतंत्र और इससे जुड़ी संस्थाओं के संदर्भ में विमर्श हुआ है। डिजिटल युग में लोकतंत्र एवं सुशासन के सशक्तिकरण विषय पर मंथन के साथ ही प्लेनरी सत्र में संवैधानिक संस्थानों के अंतर्गत जनप्रतिनिधियों द्वारा राष्ट्र के सशक्तिकरण में यह विमर्श लोकतंत्र को सुदृढ़ करने की दृष्टि से भविष्य के लिए बहुत उपादेयी होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। यह समय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का है। यह सच है कि तकनीकी ने बहुत सारी जटिलताओं को आसान किया है, परंतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भविष्य में लोकतंत्र के समक्ष उत्पन्न होने वाले खतरों पर भी निरंतर चर्चाएं हो रही हैं। पर मैं ये मानता हूं कि तकनीक साधन है, साध्य नहीं है। इसी रूप में यदि इसका उपयोग संवैधानिक संस्थाओं में जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है तो इसके नकारात्मक परिणामों से बचा जा सकता है। संवैधानिक संस्थाओं में विधायी कार्यों के लिए वेब आधारित सॉफ्टवेयर हैं। ई गवर्नेंस के लिए आज अपरिहार्य है। सदन में सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों और उनका समयबद्ध जवाब प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था बहुत आवश्यक है। यह सुखद है कि सबसे पहले आंध्र प्रदेश ने देश भर में इसकी पहल की। इसके बाद उत्तर प्रदेश, राजस्थान और अन्य प्रदेशों द्वारा भी इस संबंध में निरंतर कार्य किया गया है। अभी मैं उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सतीश महाना से बात कर रहा था। उन्होंने जिस ढंग से डिजिटल हिसाब से विधानसभा का संचालन, विधानसभा के प्रक्रियाओं को उसके अंतर्गत रखते हुए, सन्निहित करते हुए जिस ढंग से वो काम किए हैं, निश्चित रूप से उसको देखना भी चाहिए और सबके लिए अनुकरणीय है।
मैं इस दिशा में उनकी प्रशंसा करता हूं। मुझे विश्वास है इस समय लगभग सभी सदनों में इस तरह की व्यवस्था प्रारंभ हो गई है। सदस्यों द्वारा ऑनलाइन प्रश्न भेजने और सदनों के जरिए कार्यपालिका स्तर पर उन्हें प्राप्त करने की जो व्यवस्था है उससे दो स्तरों पर लाभ हुआ है। पहला यह कि कार्यपालिका द्वारा संसदीय प्रश्नों का जवाब समयबद्ध किया जाना इससे सुनिश्चित हुआ है, तो दूसरी ओर जनप्रतिनिधियों को भी अपने पूछे प्रश्नों का रिकॉर्ड रखने में आसानी हुई है। एक बड़ा फायदा इस डिजिटल प्रणाली का यह भी हुआ है कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जब अपने क्षेत्रों में भ्रमण करते हैं तो वे जनता के लिए रखी अपनी आवाज और उस पर हुई कार्यपालिका की कार्रवाई को संदर्भ सहित उन्हें इसके जरिए बता सकते हैं। लोक के प्रति जवाबदेही की यह डिजिटल व्यवस्था संसदीय लोकतंत्र की मजबूती के साथ ही देश के विकास का भी बहुत बड़ा आधार है। संसद और राज्यसभा के साथ ही इधर विधानसभाओं में भी सदन की लगभग समस्त कार्रवाई ऑनलाइन किए जाने की पहल हुई है। इसका बड़ा लाभ यह भी हुआ है कि सदन की कार्रवाई और सदस्यों द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य त्वरित वेबसाइट पर आ जाता है। संसदीय कार्रवाई और सदन से जुड़ी समितियों, उप समितियों की कार्रवाई के ऑनलाइन होने से संवैधानिक संस्थाएं पेपरलेस ही नहीं हुई हैं, बल्कि इससे विधायी कार्यों के रिकॉर्ड साधारण में भी बहुत मदद मिली है। मैं मानता हूं कि ऑटोमेशन से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूती ही नहीं मिली है, बल्कि संवेदनशील और पारदर्शी सुशासन भी इससे बहुत से स्तरों पर सुनिश्चित हो चुका है। अभी 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश में एकीकृत डिजिटल बुनियादी ढांचे की बात करते हुए डिजिटल इंडिया के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। मैं समझता हूं इससे संसदीय संस्थाओं के ऑटोमेशन और ई सुदृढ़ीकरण की राहें और आसान होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत देश में भाषा अनुवाद मंच भाषणी तैयार करने की बात अभी की है। यह बहुत सुखद है। अनेकता में एकता की भारतीय संस्कृति को मजबूत करने की दृष्टि से इसमें मैं भविष्य का उजास मानता हूं। संसद और राज्यसभा देश भर के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। अलग अलग भाषाई लोग अपनी बात जब यहां रखते हैं तो यह जो भाषा अनुवाद मंच भाषणी तैयार हो रहा है बहुत अधिक काम आएगा। संवैधानिक संस्थाओं में सदस्यों की भाषाई निकटता से परस्पर सद्भाव और सौहार्द बढ़ाने की दिशा में भी इससे मदद मिलेगी। याद रखें, किसी भी राष्ट्र के नीतिगत आर्थिक विकास और राजनीतिक निर्णयों की प्रमुख केंद्र वहां की संवैधानिक संस्थाएं ही होती हैं। वहां पर कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता। सदन में चुनकर आए जनप्रतिनिधियों की सामूहिक सहमति से वहां निर्णय होता है। यह बात ठीक है कि बहुमत वाला दल यहां निर्णय लेने में प्रधान होता है, परंतु राष्ट्रहित पर कोई बात आती है तो देश के विकास से जुड़े किसी भी मुद्दे पर गलत निर्णय हो रहा है या संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई होती है तो उसका विरोध भी झेलना पड़ता है। इसलिए कि सभी संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा संविधान से बधी होती है। संविधान हमारे यहां सर्वोच्च है। उसकी पालना में मनमानी नहीं की जा सकती। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहां पर भले ही बहुमत हो, परंतु संविधान किसी को भी मनमानी नहीं करने देता। लोकतंत्र तो मजबूत ही हमारे इन संवैधानिक संस्थाओं की उन व्यवस्थाओं से होता है जिसमें नागरिक समानता, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के भावों को सर्वोपरि रखते हुए किसी एक के हित में नहीं बल्कि व्यापक जनहित में निर्णय लेने के लिए कार्य किया जाता है। लोकसभा, राज्यसभा,
विधानसभाएं और विधान परिषद संस्थाएं पवित्र मंदिर हैं। इन संस्थाओं की बड़ी भूमिका इस रूम में ही है। यहां जनप्रतिनिधि चुनी हुई सरकारों के जरिए नागरिकों की सुरक्षा, सबको शिक्षा, स्वास्थ्य व यथोचित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कार्य करते हैं। इससे राष्ट्र आगे बढ़ता है, उसका विकास होता है। संविधान के अंतर्गत सभी संवैधानिक संस्थाओं के अधिकारों और उनके कर्तव्यों का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। इनकी मर्यादा में रहकर ही सबको कार्य करना होता है। कई बार यह प्रश्न उठाया जाता है कि संवैधानिक संस्थाओं के जरिए जब कोई कामकाज होता है तो उसमें देरी होती है। यह सच है। किसी कानून को लागू करने के लिए, विधायी कार्य निपटाने के लिए या जनहित के किसी बड़े निर्णय के अंतर्गत संसदीय प्रक्रियाओं की पालना जब संविधान के अंतर्गत करनी होती है तो उसमें देरी होती है। परंतु लोकतंत्र की बुनियादी भावना की पालना इसी से होती है। मैं मानता हूं कि जनहित से जुड़े किसी कार्य के लिए कुछ समय के लिए देरी या परेशानियां भले ही हो, परंतु इस प्रक्रिया में जो निर्णय होता है उसमें अनेक लोगों से राय विचार का अवसर मिल जाता है। मेरे अपने इसके बहुत से अनुभव हैं। इसलिए कह रहा हूं कि लोकतंत्र में कोई बड़ा निर्णय बहुत सोच विचारते हुए और उसके भविष्य के परिणामों की समझ रखकर करना होता है। मैं चूंकि संवैधानिक प्रमुख के रूप में राजस्थान के राज्यपाल के पद पर हूं, तो यह भी अनुभूत किया है कि कई बार राज्य सरकार से जुड़े किसी मुद्दे को राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाता है, तब यह अपेक्षा की जाती है कि त्वरित उसका अनुमोदन मिल जाए। पर सामान्य मामलों को छोड़ दें तो किसी बड़े निर्णय पर बहुत सोच विचार कर कार्य करना पड़ता है। समापन समारोह के मुख्य अतिथि भारत के उपराष्ट्रपति माननीय श्री जगदीप धनखड़। Friends, every legislator as a representative of the people bears constitutional and moral responsibility to vigorously endeavor to find tangible and meaningful resolution to address challenges faced by the people. This is the expectation. When people elect legislators, their representatives, to represent them in the theater of legislature, they have a lot of expectations. Time has come when we need to engage into reality check. Are we really coming up to their expectations? Public representatives are supposed to be role models for the people. They are expected to exemplify conduct which is worth emulation by others. When we look within, when we ponder and reflect, we find a worrisome scenario. We have to take note of the ground reality. Friends, I am saying with pain and a deep sense of responsibility. Be in no doubt, there should be no doubt at all. The institution of public representatives is under severe strain. Their reputation, their conduct, their contribution is under severe strain. The temples of democracy meant for dialogue, deliberation, debate and discussion are these days, because of the legislators, representatives of the people, hotbeds of disturbance and disruption. As a consequence of such unwholesome scenario, Parliament and legislatures are fast surging into irrelevance. Think within, when legislature meets, Parliament meets, who is bothered? What is the space occupied? What is the perception generated? Only disruption and disturbance or boycott or unruly conduct gets reported. This gruesome situation ill augurs for democratic values. It is paramount role of public representatives to ensure
executive accountability, and fiscal discipline in governance. Public representatives represent the public in the most important theater. They have the power to generate accountability of the executive, of the government. They have to get into the job of securing fiscal prudence. Are we doing that? Surely we can. Surely we must. Surely that is the obligation of our oath. But that, unfortunately, is not happening. Friends, remember, executive in the country is having lofty accomplishments. Highway infrastructure, rail, road, connectivity, great projects, digital penetration in the villages. Great job. Judiciary is equally performing. But how about legislature? The third most important and the most important wing of governance we have to see. We are far from giving delivery to the people or performing the way we should have. Political intoxication of the people by distribution of largesse requires serious deliberation. What we see all around, look at the advertisements, look at the performance of state governments, look at how public exchequer is being channelized. Who has to check it? It doesn't require one to be a great economist that your finances must measurably go for capital expenditure. You have to empower human resource. You have to reach their mind and heart for capacity building. As against this, you are reaching their pocket. That is something which legislatures have to think about it. This political intoxication of reaching out to the pocket of the people by greasing their palms or their pockets may be a short-term success story, but for the nation, a long-term damage. And we have in the world countries that have been bled because of such kind of situations. Luckily, our governance is very effective and economic macro parameters are under control. But who has to think about it? People have entrusted this thinking job to representatives. If they don't do it, things will be in difficult shape. We must acknowledge, and I say it with great pain, our dysfunctional legislature has the potential to undermine democratic values and would impede blossoming of democracy. If legislature doesn't work, who gets advantage? The government. Who gets reprieve? The bureaucrat. If legislature doesn't function, which means the representatives don't get the opportunity to mold policy, to raise issues, this is absolutely something which must engage our thought process. In any democracy, parliamentary sovereignty is inviolable. Of all the organizations, executive, judiciary, and legislature is supreme. We have made legislature vulnerable. We have made it vulnerable because we have refused to vindicate our oath. We have not focused on our duties. We have taken our job very lightly. The people present in this room have the capacity to motivate, generate a feeling, an ecosystem whereby all legislators understand the damage they are doing by engaging into conduct which is not expected of them. For success of democracy, I have no doubt, legislature, executive, judiciary must act in harmony, must act in tandem and togetherness. But Parliament alone, legislature alone, is the repository of the will of the people through its representatives. But we are damaging our spine. We are turning out to be spinally so weak that we cannot even make a point, and incursions are taking place. That is not healthy for governance. I appeal to every legislator to think within, reason out with his or her party. You cannot act in a manner by damaging your spine. You will be bedridden. Effective and protective legislature functioning is the safest guarantee to blossoming of democratic values. Imagine if legislatures function without disruption, without disturbance, debates take place. Surely we will have better laws. The Honorable Speaker was right on the dot. We make law, and people don't know about it for years.
Because laws are passed without participation. I had the great pain and anguish in telling people, when you walk out of a parliamentary theatre, Rajya Sabha or Lok Sabha or Assembly, you are not walking out from theatre. You are walking out from your duty. You are walking out from your obligations. You are betraying the trust of the people. Your role as trustee of the people is coming to an end. And you have no reason to know why you are walking out. Recurrent disruptions that result in squandering of valuable parliamentary hours must prompt us to introspect, at least now. As a collective body, the Parliament missed the mark in living up to its profound constitutional responsibilities. Disorder in the temples of democracy these days has become the new norm. It's being taken for granted that the entire session will be washed. Take, for instance, Manipur. In Lok Sabha, where Honorable Speaker presides, the Honorable Home Minister extensively gave everything to the people at large about Manipur. The Honorable Prime Minister gave everything extensively at a micro level. But in Rajya Sabha, he was the first one on 20th of July to agree for a discussion. This didn't fructify till the end. Time for everyone to think why the House of Elders, the upper house, the house that is in continuation unlike Lok Sabha, could not debate, discuss. Why? An answer will baffle all of us. कार्यक्रम के अंत में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस प्रकार लोकतंत्र को और अधिक मजबूत करने के संकल्प के साथ उदयपुर में आयोजित नवा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन संपन्न हुआ। अभी आप सुन रहे थे उदयपुर में आयोजित नवे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के समापन समारोह पर आधारित ये रेडियो रिपोर्ट। वाचक स्वर दीपक मेहता, तकनीकी सहयोग रविंद्र श्रीवास्तव, अनिल रायल, प्रस्तुतकर्ता विनोद शर्मा। अभी आप सुन रहे थे उदयपुर में आयोजित नवे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के समापन समारोह की रेडियो रिपोर्ट। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया और आकाशवाणी उदयपुर पर तैयार किया गया।